हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 देखा था और एग्जाम्पल नंबर 3 में एक डिफरेंट प्रोसीजर हमने देखी थी, किसकी? लाग्रांज विधि की। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने देखा कि एग्जाम्पल नंबर 1 था, उसको लाग्रांज विधि से सॉल्व करना इजी था। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट, एक अलग से कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स जोड़ी थी और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था लाग्रांज विधि से। और थर्ड एग्जाम्पल में मेरे पास एक और डिफरेंट प्रोसीजर निकल के आता था। अब स्टूडेंट्स, और एक टाइप और है जिससे कि आप लाग्रांज विधि से उस तरह के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, वो आज हम देखते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 की। सो एग्जाम्पल नंबर 7 की आज हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम देख चुके थे, यानी कि हम 3 टाइप देख चुके थे, 3 तरह के सॉल्यूशन हम देख चुके थे। किसके लिए? लाग्रांज विधि के लिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, और एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया गया है स्टूडेंट्स, स्मॉल p + 3q इज इक्वल्स टू 5z + k10, 5z + 10 y - 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है लाग्रांज विधि से। तो लाग्रांज विधि से इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले लाग्रांज की सहायक समीकरण। तो लाग्रांज की सहायक समीकरण देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। dx अपॉन कैपिटल P। कैपिटल P कहाँ होता है स्टूडेंट्स? इस जगह पर, क्योंकि कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल R। इसी तरह की सॉल्यूशन, इस तरीके की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमने सॉल्यूशन देखा था। तो कैपिटल P की वैल्यू 1, नाउ dy अपॉन कैपिटल Q की वैल्यू 3 एंड dz अपॉन 5z + 10 y - 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि फर्स्ट और सेकंड को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से dx अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dy अपॉन 3। सो और इजी करता हूँ मैं इसको, यानी कि 3dx - dy इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, dy - 3 ऑफ dx इज इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। dy - 3dx क्यों लिखा, अभी आ जाएगी सारी बातें सामने। देखिए, अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। सो ऑन इंटीग्रेशन dy का y एंड -3 एज इट इज dx का x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। y - 3x जो है वो एक हो जाता है कांस्टेंट c। तो चूंकि स्टूडेंट्स थर्ड वाले पार्ट में मैं ये देख पा रहा हूँ कि मुझे एक टर्म मिल रही है y - 3x की, तो इसी y - 3x को मैं कांस्टेंट लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक सॉल्यूशन मिल जाता है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता था तो हो जाता 3x - y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। तो मुझे इसको भी अरेंज करना पड़ता, वो क्या? y - 3x इक्वल्स टू माइनस में जाता, तो इसको कोई अदर कांस्टेंट लिख देते, a लिख देते। करना काम वही है, क्योंकि मुझे y - 3x की टर्म लानी थी। तो y - 3x की टर्म जैसे ही मुझे मिली, तो अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिएगा, अब या तो मैं फर्स्ट और सेकंड को रख लूँ, सॉरी फर्स्ट और थर्ड को रख दूँ, या फिर मैं सेकंड और थर्ड को ले लूँ। तो चलो मैंने ले लिया फर्स्ट और थर्ड से। तो फर्स्ट और थर्ड से dx अपॉन 1 इज इक्वल्स टू dz अपॉन 5z + 10 y - 3x। ये इक्वेशन नंबर सेकंड
ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इक्वेशन नंबर सेकंड से समीकरण 2 से इसको मैं और भी इजी कर दूं तो क्या हो जाएगा, dx/1 इज इक्वल टू dz/5z प्लस के tan c। ठीक है, तो tan c करने का मतलब क्या था स्टूडेंट्स कि जैसे ही मैं अगर यहाँ पे ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट नहीं होती तो फिर मुझे इस थर्ड पार्ट के साथ में कोई भी सेकंड या फिर फर्स्ट को लेता तो जो इंटीग्रेशन है वो करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि z का तो मैं फिर भी कर सकता था जैसे भी, क्योंकि z वाली टर्म dz के साथ आ जाती और dx वाली टर्म x वाली टर्म dx के साथ में आ जाती। लेकिन y का क्या करते, या फिर अगर मैं इसको लेता तो z तो dz के साथ में हो जाता और y dy के साथ में हो जाता, लेकिन 3x का क्या करते। तो इसी वजह से मैं फर्स्ट 2 से ये सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ, जो कि मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाता है, दूसरे सॉल्यूशन की मुझे ज़रूरत है, तो यहाँ से मैं इस कांस्टेंट को c लिख देता हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाता है, इसको मैं लिख देता हूँ क्या, dz/dx। देखिए स्टूडेंट्स, dz/dx, dx को मैं इधर ले आया और इस पूरी टर्म को इधर लेके आता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू 5z प्लस tan c। ठीक है, सो 5z प्लस tan c, तो इसको मैं कर सकता हूँ अब dz/dx माइनस 5z इज इक्वल्स टू tan c। अब ये इक्वेशन क्या आप देख पा रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन ये बन रही है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो साधारण अवकल समीकरण आप पढ़ रहे होंगे उन साधारण अवकल समीकरण, ये साधारण अवकल समीकरण बन जाती है। लेकिन साधारण अवकल समीकरण का ये कौन सा टाइप है, देखिए dz के साथ में z है और इधर सम कांस्टेंट है, तो ये कौन सी समीकरण बन जाती है स्टूडेंट्स, एक रैखिक अवकल समीकरण। ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है। और जब ये एक रैखिक अवकल समीकरण है तो रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणक, जो कि कैसे देखते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म विच इज माइनस के 5 इंटू dx, ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 5x। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मिल जाता है मुझे एक रैखिक अवकल समीकरण के सॉल्यूशन के लिए, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e की पावर माइनस 5x is equals to integration of इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस 5x इंटू इधर वाली टर्म tan c इंटू dx प्लस अदर कांस्टेंट, यहाँ पे c नाम दिया है तो मैं इसको d दे देता हूँ, क्योंकि रैखिक अवकल समीकरण आपने सॉल्व की होंगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि कुछ इस तरीके से होती थी कि dy/dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q, जहां आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx और फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते थे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। ऐसा ही करते थे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने वही चीज़ की थी, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ से मिल चुकी थी, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से z इंटू ई की पावर माइनस 5x इज इक्वल टू tan c कॉन्स्टेंट है तो वो एज इट इज़ बाहर, एंड e की पावर माइनस 5c का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस के 5x अपॉन माइनस 5 हो जाता है प्लस d। सो z इज इक्वल्स टू, और भी इजी कर लेता हूँ इसको, e की पावर 5x इधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan c अपॉन माइनस 5 प्लस d e की पावर 5x हो जाता है।
और जब z बराबर tan c अपन माइनस 5 प्लस डी ई की पावर 5x हो जाता है तो यहाँ पर मुझे ये सॉल्यूशन मिल जाता है z इक्वल टू, या तो आप c की वैल्यू लिख दीजिए tan y माइनस 3x अपॉन माइनस के 5 प्लस के ई की पावर 5x इंटू डी। और इसको और भी इजी करना हो तो tan y माइनस के 3x, ठीक है, इसको मैं इधर लेके आता हूँ या फिर इधर ले जाता हूँ, प्लस के 5z इज इक्वल्स टू डी ई की पावर 5 ऑफ x माइनस के। तो इसको मैं और भी लिख सकता हूँ कि e की पावर माइनस के 5x इंटू tan y माइनस के 3x प्लस के 5z बराबर सम अदर कांस्टेंट e नाम दे देता हूँ, यानी कि एक सॉल्यूशन मुझे ये भी मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जैसे ही मुझे ये सॉल्यूशन मिल जाता है तो इस सॉल्यूशन को मैं कंप्लीटली अब क्या लिख सकता हूँ, एक सॉल्यूशन तो मुझे ये मिला और एक सॉल्यूशन मुझे ये मिल जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कैसे लिखते हैं, फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट जो कि आपने c माना है और दूसरा कांस्टेंट जो e माना है बराबर 0, यानी कि f ऑफ y माइनस 3x कॉमा दिस फंक्शन कंप्लीट e की पावर माइनस के 5x इंटू tan ऑफ y माइनस के 3x प्लस 5z इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका दी गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एक अविष्ट हल हो जाता है। और इसी अविष्ट हल से आप ये देख पाते हैं कि हमने इसमें क्या किया, पहले दो फैक्टर से मुझे आसानी से ये वाली टर्म मिल जाती है और इसी टर्म को मैं यूज़ कर लेता हूँ इस थर्ड फैक्टर में, यानी कि चौथा जो मुझे टाइप मिला वो ये कि आप किन्हीं भी दो को लेके उनको सॉल्व जब करते हैं तो उस सॉल्यूशन की जो ज़रूरत पड़ती है वो किसी ना किसी एक में पड़ जाती है ज़रूरत, और उस ज़रूरत को हम पूरी कर देते हैं जिसमें उसकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये फोर्थ टाइप सॉल्यूशन हो जाता है बाय लाग्रांज मेथड। लाग्रांज मेथड के ये 4 तरह के हम सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं फ़िलहाल। बाकी इससे रिलेट और भी हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से और भी कोई प्रोसीजर अगर हमें मिल जाए तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये एग्जाम्पल में मैंने बताया कि 4 तरह के सॉल्यूशंस हम देख सकते हैं, बाकी आप कीजिएगा क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या कुछ करना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, y क्यूब एक्स माइनस 2x की पावर 4 इंटू पी प्लस 2y की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 2y की पावर 4 माइनस के एक्स क्यूब बाय इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 9z एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, 9z एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने पास में क्वेश्चन है। इसको कंपेयर करते हैं हम वही कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल्स टू R से। तो हम देखते हैं कि कैपिटल P की वैल्यू y क्यूब एक्स माइनस के 2x की पावर 4 है, कैपिटल Q की वैल्यू
2y की पावर 4 माइनस के एक्स क्यूब वाई है और कैपिटल R की वैल्यू 9z एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। ठीक है, चलिए अब वही लाग्रांज सहायक समीकरण। सो दिस इज dx अपॉन वाई क्यूब एक्स माइनस के 2x की पावर 4 इज इक्वस टू dy अपॉन 2y की पावर 4 माइनस के एक्स क्यूब वाई इज इक्वस टू dz अपॉन 9z इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, वही फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, देखिए स्टूडेंट्स, इन जनरली वाई क्यूब एक्स माइनस 2x की पावर 4, 2y की 4 माइनस एक्स क्यूब वाई, मुझे इजी वे में कुछ ऐसी टर्म नहीं दिख रही हैं जिसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकूं। तो उसके लिए सबसे पहली बात ये आती है कि मैं ऐसे कौन से गुणक यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जिससे कि इन सभी को मैं जोड़ने पर या फिर किसी एक को घटाने पर मुझे ये नीचे वाली टर्म पूरी ज़ीरो मिल जाए। तो सबसे पहले तो वो काम कर लेते हैं कौन से क्वेश्चंस में जिसमें हमें इजीली कुछ दिख नहीं रहा है कि इजीली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो ऐसी प्रॉब्लम में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ज़ीरो वाली जो हमने प्रोसीजर बताई थी वो करके देखते हैं कि कहीं कोई गुणक लेके हम इसको ज़ीरो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इस वाली टर्म के लिए ये क्या है, वाई क्यूब एक्स माइनस के 2x की पावर 4, इसके लिए यदि मैं 1 अपॉन एक्स गुणक लेता हूँ तो मुझे क्या टर्म मिलेगी, वाई क्यूब माइनस 2x क्यूब। ठीक है, इसके लिए इस वाली टर्म के लिए जो कि 2y की पावर 4 माइनस के एक्स क्यूब वाई है, इसके लिए मैं 1 अपॉन वाई गुणक लेता हूँ तो मुझे क्या टर्म मिलेगी, 2 ऑफ वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। 1 अपॉन वाई 2y की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई। तो 1 अपॉन वाई जब इसके लिए मैंने एक गुणक लिया तो मुझे मिल जाएगा 2y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। इसी तरह अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास में पॉजिटिव वाई क्यूब और यहाँ पे भी पॉजिटिव वाई क्यूब, यानी कि वाई क्यूब अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 2y क्यूब यानी कि 3y क्यूब हो जाता है। और इसी तरह जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये हो जाता है माइनस के 3x क्यूब। यानी कि अब मुझे इस वाली टर्म को यानी कि जो 9z और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, अगर मैं यहाँ पे 1 अपॉन z ले लेता हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, 9 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9 ऑफ वाई क्यूब। लेकिन मुझे तो इधर 3 मिल रहा है, तो उस 3 के लिए मैं क्या करता हूँ, इस 1 अपॉन z की जगह 1 अपॉन 3z ले लेता हूँ। तो 1 अपॉन 3z जैसे ही मैंने लिया तो ये 9 की जगह पे ये कितना हो जाएगा, 3, यानी कि दिस इज 3x क्यूब और दिस इज 3y क्यूब। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये माइनस 3y क्यूब, ये प्लस 3y क्यूब कैंसिल, ये प्लस 3x क्यूब, ये माइनस 3x क्यूब, ये भी कैंसिल। यानी कि मुझे अब ये सारी टर्म मिल जाती है ज़ीरो। तो मैंने क्या क्या गुणक लिए थे, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन 3z। सो अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने किया कि 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन 3z गुणक लेने पर, तो इस तरीके से आप ये देखोगे सबसे पहले कि गुणक हमें क्या लेने हैं। तो जैसे ही मैंने 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन 3z गुणक लिए तो dx अपॉन एक्स प्लस, और सबको जोड़ा था, dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन 3z, और नीचे वाली टर्म क्या मिल गई थी स्टूडेंट्स, हमें ज़ीरो। तो जैसे ही नीचे वाली टर्म हमें ज़ीरो मिल गई थी तो इसको मैं नाम दे दूं फोर्थ फैक्टर। अब क्योंकि मुझे नीचे वाली टर्म फोर्थ फैक्टर में ज़ीरो मिल गई, अब इसको मैं किसी के भी साथ रखूं डजेंट मैटर, क्योंकि ये ज़ीरो उस फैक्टर को ज़ीरो कर देगा। हमारा काम किस पे रह जाएगा, केवल और केवल इस वाली टर्म पे। सो नाउ क्या करते हैं, अब हम कोई भी ले लो, चलिए हमें फर्स्ट और फोर्थ से। तो जैसे ही मैं फर्स्ट और फोर्थ लेता हूँ
तो डी एक्स अपॉन वाई क्यूब एक्स माइनस के 2x की पावर 4 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन 3z अपॉन 0। सो दिस 0, ये 0 जो है वो इसको 0 बना देता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन 3z इक्वल टू 0। अब इस 3 को मैं इनके साथ में अरेंज कर दूं, यानी कि 3dx अपॉन एक्स प्लस 3dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन z इक्वल टू 0। नाउ ऑन इंटीग्रेशन, सो ऑन इंटीग्रेशन से क्या मिल जाएगा, 3 log x, क्योंकि dx अपॉन एक्स है, dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x प्लस 3 dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y प्लस dz अपॉन z का log z इक्वल टू, क्योंकि सारी टर्म log में है तो कांस्टेंट भी मैंने log ऑफ c1 ले लिया। इसको लिख देता हूं मैं log ऑफ x क्यूब, क्योंकि m log n बराबर log n की पावर m प्लस log ऑफ y क्यूब प्लस log z इज इक्वल टू log ऑफ c1। नाउ log x क्यूब वाई क्यूब एंड z इज इक्वल टू log c1। log से log कैंसिल, x क्यूब वाई क्यूब z इक्वल टू c1, यानी कि एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है x क्यूब वाई क्यूब इंटू z बराबर c1। अब हम बात करते हैं कि हमारा दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए देखिए, dx dy वाई क्यूब एक्स माइनस 2x की पावर 4, इसकी घात कितनी है 4, इसकी भी घात 4, इसकी घात 4, इसकी भी घात 4। इसका मतलब जब हम साधारण अवकल समीकरण पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक समघात अवकल समीकरण को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। समघात अवकल समीकरण में हमने देखा था कि dy अपॉन dx यहाँ फंक्शन होते हैं x y के और g x y, जहाँ ये जो f और g जो फंक्शन होते हैं वो समान घात में होते हैं। तो इस तरीके की समघात अवकल समीकरण को अर्थात होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, y बराबर bx लेके। जब y बराबर आप bx लेते हो तो dy अपॉन dx बराबर v प्लस के x dv अपॉन dx कुछ इस तरीके से करते हैं। बाकी नीचे सारी प्रोसीजर जो होती है समघात के लिए वो आप पढ़ चुके हैं। सो अब या तो आप देखिए फर्स्ट और सेकंड को लेने पर, फर्स्ट और सेकंड से मुझे dx अपॉन वाई क्यूब एक्स माइनस 2x की पावर 4 इज इक्वल टू dy अपॉन 2y की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब वाई। ठीक है, तो या तो मैं इसे समघात के रूप में कैसे लिख सकता हूँ, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 2y की पावर 4 माइनस के 3x क्यूब वाई अपॉन वाई क्यूब एक्स माइनस 2x की पावर 4। अब एक फॉर्म तो हमें ये मिल जाती है इन दोनों को सॉल्व करने की। या तो आप समघात से सॉल्व कीजिए, लेकिन समघात से हम देखते हैं कि प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है, तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आप इसको समघात से सॉल्व करोगे। लेकिन हम एक दूसरा तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का, और वो किस तरीके से करते हैं देखिएगा। मेरे पास में ये दोनों फैक्टर ले लिए मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, आपस में वज्र गुणन कर लूँ, यानी कि 2y की पावर 4 माइनस के एक्स क्यूब वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई क्यूब एक्स माइनस के 2x की पावर 4 इंटू डी वाई। ठीक है, अब मुझे ये इस तरीके से अरेंज करने हैं जिससे कि मुझे पूर्ण अवकल मिल जाए। पूर्ण अवकल कैसे, जैसे कि मैं लिखता हूँ
डी ऑफ एक्स अपॉन वाई का क्या होता है, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या होता है, एक तो 1 अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर, यानी कि जब आपके पास में ये टर्म होती है पूरी, तो इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। ठीक है, यानी कि मुझे इस पूरी टर्म को मैं अगर इस तरीके से लिख दूं तो मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूं, और ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। तो हमें कुछ इस तरीके से ही इसे भी अरेंज करना है कि ये डी ऑफ सम फंक्शन बन जाए। जैसे ही ये डी ऑफ सम फंक्शन बन जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन हमें इजी हो जाता है, जो कि एफ खुद हो जाएगा। तो वही एफ हमें अरेंज करना है कि आखिर वो एफ क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ एक्स क्यूब और वाई क्यूब से भाग दे देता हूं, एक्स क्यूब और वाई क्यूब से भाग दे देता हूं। जैसे ही मैंने दोनों तरफ एक्स क्यूब वाई क्यूब से भाग दिया तो मुझे कौन कौन सी टर्म मिल जाएंगी, ये हो जाएगा 2y, क्योंकि y की पावर 4 है और ये वाई क्यूब है तो ऊपर y बच जाएगा, नीचे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, y से एक y कैंसिल, यानी कि ये मिल जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर देखिए y क्यूब से y क्यूब कैंसिल, x से एक x कैंसिल, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एज इट इज, एक एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, यानी कि एक x बच जाता है, यानी कि दिस इज 2x अपॉन वाई क्यूब, 2x अपॉन वाई क्यूब एंड दिस इज dy। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे कि 2y अपॉन एक्स क्यूब है माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वेयर है, तो इसको देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ y अपॉन एक्स स्क्वेयर, y अपॉन एक्स स्क्वेयर लिख देता हूँ, और इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन पे क्या वैल्यू मिलती है, देखिए एक तो मिल जाएगी 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई। एक मिनट, यहाँ पे एक्स क्यूब था, एक्स क्यूब वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी वाई माइनस, अब मुझे एक्स स्क्वेयर का करना है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यूब, और y एज इट इज़ है क्योंकि मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यानी कि दिस इज dx। इसका मतलब अगर मैं इन टर्म्स को इस तरीके से लिख दूँ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर यहाँ पे एज इट इज़ है और ये dy के साथ है, इधर से मैं माइनस 2y अपॉन एक्स क्यूब को ले आता हूँ और ये dx कर दूँ, तो देखिए यही टर्म मुझे मिल रही है 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी वाई माइनस 2y अपॉन एक्स क्यू इंटू डी एक्स। सेम इसी तरह मैंने ये दो टर्म ले ली थी, एक तो ये और एक ये, अब मुझे ये करनी है तो इसको मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वेयर, ये माइनस ऑलरेडी है ही, 1 अपॉन वाई स्क्वेयर डी एक्स है माइनस 2x अपॉन वाई क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से d ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू d ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x अपॉन वाई स्क्वेयर। ठीक है, सो दिस इज d ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस d ऑफ x अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। नाउ ऑन इंटीग्रेशन से जैसे ही मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूँ तो ये d इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज y अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस सेम इधर x अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अदर c2, यानी कि एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये मिल जाता है। तो कंप्लीट जो अपना अविष्ट सॉल्यूशन होगा, अविष्ट हल, वो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड कॉमा y अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू
0। ये हो जाता है इस दी गई आंशिक अवकल समीकरण का अभिष्ट हल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने एक होमवर्क दिया है कि इस वाली फॉर्म को होमोजीनियस में, जो कि मैं बना चुका हूँ, उसी होमोजीनियस से आप सॉल्व करोगे और देखोगे कि क्या हमें यही सॉल्यूशन मिलता है या फिर कुछ डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेगा। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी अभी आप कीजिए, जितना हो जाए उतना कीजिए और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।